गुड इवनिंग। सीएमए इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स में कंपनीज एक्ट करेंगे आज हम लोग, कॉर्पोरेट लॉ करेंगे। उसमें आज के दिन 35 मार्क्स का आता है। जो चीज इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंस्टीट्यूट पूछता है वही चीज कराऊंगा मैं, और जो चीज नहीं पूछता है उसका एकदम बेसिक नॉलेज देके पार कर दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी 15 से 20 मिनट की क्लास होगी। पूरा कॉर्पोरेट लॉ 35 नंबर आपकी पॉकेट में होगा। एकदम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। एकदम मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ उस कंसेप्ट पे फोकस कीजिएगा। और मेरा क्लासेस आपको सारा चाहिए तो मेरे चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। लेवल 2 में ज्वाइन कीजिएगा, सारा पीडीएफ नोट्स विद सारी क्लासेस मिल जाएगी। और कंपनीज एक्ट की एक मैं शॉर्ट समरी की बुक बनाया हूँ, वो भी आपको मिल जाएगी। विथ एमसीक्यू की एक बुक मिलेगी आपको चैप्टर वाइज। ठीक है, डायरेक्टली कंपनीज एक्ट में आ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जो चीज इंपॉर्टेंट है उसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्मॉल कंपनी क्लासिफिकेशन कंपनी कर रहे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपने स्मॉल कंपनी। ध्यान से सुनिएगा, जो चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैं बताऊंगा। स्मॉल कंपनी क्या होता है देखिए। स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 85, सेक्शन जरूरी नहीं, सिर्फ मीनिंग कंसेप्ट को समझिएगा किसको स्मॉल कंपनी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज बोलता है स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी अदर देन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। डेफिनेशन में लिखा हुआ है स्मॉल कंपनी मतलब वह कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि स्मॉल कंपनी हमेशा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी। 2 पॉइंट इससे जनरेट हो रहा है। आप एकदम पहले लिखेंगे स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी अदर देन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। दूसरा पॉइंट लिखेंगे स्मॉल कंपनी इज ऑलवेज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। स्मॉल कंपनी उसको बोलते हैं जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है। दूसरा, स्मॉल कंपनी हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इज नॉट ए पब्लिक कंपनी, इट इज अ प्राइवेट कंपनी, याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेड अप कैपिटल लिमिट। वह कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 2 करोड़ तक है, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है। डज नॉट एक्सीड लिखा हुआ है। पेड अप कैपिटल डजंट एक्सीड्स मतलब 2 करोड़ से ज्यादा नहीं, और टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 20 करोड़ मतलब वह प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 2 करोड़ तक है और टर्नओवर 20 करोड़ तक है, उसी को स्मॉल कंपनी बोलेंगे। गवर्नमेंट चाहे तो फ्यूचर में प्रोविजन में लिखा हुआ है, गवर्नमेंट चाहे तो प्रोविजन को पेड अप कैपिटल 10 करोड़ तक बढ़ा सकती है। अभी तक नहीं बढ़ाई है, अभी सिर्फ 2 करोड़ का ही लिमिट है, और टर्नओवर को 100 करोड़ तक बढ़ा सकती है। बस इतना याद रखना है। और फॉलोइंग कंपनी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए स्मॉल कंपनी। इसको स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे। किसको? जो बड़ी कंपनी होगी उसको नहीं बोलेंगे। लॉजिकली यही, जो बड़ी कंपनी है उसको स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे। तो होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी को स्मॉल कंपनी नहीं बोलते, होल्डिंग और सब्सिडियरी। क्योंकि जो होल्डिंग है, जो किसी कंपनी को और होल्ड करे, होल्डिंग कंपनी मतलब क्या? किसी कंपनी का 50% शेयर खरीद लेना। तो जो कंपनी किसी दूसरा कंपनी को खरीद कर रखी है वो छोटी हो ही नहीं सकती, लॉजिकली 1। दूसरा, सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी मतलब चैरिटेबल कंपनी। आप बोलोगे कि आप छोटी कंपनी और ट्रस्ट भी कर रहे हो, आप ट्रस्ट में पैसा भी बांट रहे हो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है लॉजिकली। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी नहीं हो सकता है स्मॉल कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकता है। और स्पेशल एक्ट कंपनी मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी सर्विस प्रोवाइड करता है, बैंकिंग कंपनी, ये सब छोटी होती ही नहीं है। तो 3 चीज याद रखना, ये 3 कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं होता। होल्डिंग, सब्सिडियरी, पहला पॉइंट होल्डिंग याद रखिएगा, बस इतना याद रहेगा। सेक्शन 8 कंपनी और स्पेशल एक्ट वाली कंपनी नहीं होती है। तो स्मॉल कंपनी है इतना, ये 5 पॉइंट याद रखना है। इट इज नॉट ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पेड अप कैपिटल 2 करोड़, टर्नओवर 20 करोड़, बस। होल्डिंग कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, स्पेशल एक्ट कंपनी, स्मॉल कंपनी नहीं होती है। इससे ज्यादा नहीं है। मैं इतना देर क्यों पढ़ा है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए। ठीक है, इससे एमसीक्यू भी आता है। अब नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आता है 1 पर्सन कंपनी। नाम से समझ में आ रहा है 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, 1 पर्सन कंपनी मतलब एक ही आदमी होगा। मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर कितना होगा? एक ही होगा, बस नाम से समझ में आ रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर पढ़ रहे हैं। 1 पर्सन कंपनी। सेक्शन याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स कितना होगा? 1, बस याद रखना है क्योंकि 1 पर्सन कंपनी। आज के दिन मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट किसी कंपनी का नहीं है। तो कोई भी कंपनी आए, कोई भी डेफिनेशन आए किसी भी कंपनी का, देयर इज नो पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट। पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, स्मॉल कंपनी हो, 1 पर्सन कंपनी हो, चारों प्रकार की कंपनी में पेड अप कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कोई भी एक है तो आप लिखिएगा पेड अप कैपिटल का रिक्वायरमेंट आज के दिन नहीं है। और द मेमोरेंडम इंडिकेट, कंपनी का मेमोरेंडम क्या बताता है? कंपनी का शेयर होल्डर के बारे में बताता है। तो यह देखिए 1 पर्सन कंपनी में एक ही मेंबर है।
तो क्या रहेगा, द नेम ऑफ द मेंबर प्लस नॉमिनी। नॉमिनी का नाम क्यों बताया कि एक कंपनी जो 1% कंपनी है उसका मालिक एक ही जन रहता है, यदि वो मर जाएगा तो वो कंपनी का लायबिलिटी कौन बियर करेगा, उसका नॉमिनी। वो कंपनी का एसेट कौन लेगा, उसका नॉमिनी को दिया जाएगा। इसीलिए नॉमिनी का कंसेप्ट आया 1% कंपनी में। तो मेमोरेंडम में क्या चीज लिखा रहेगा, कंपनी का मेंबर कौन है, उसका नॉमिनी कौन रहेगा। और मेमोरम प्लस ये याद रखिएगा, मेंबर और नॉमिनी हमेशा जीता जागता इंसान होगा, मतलब इंडियन सिटीजन होगा प्लस रेसिडेंट इन इंडिया होगा, इतना याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है, मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स 1, मिनिमम पेड अप कैपिटल। आज किसी भी कंपनी में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मेमोरेंडम क्या चीज बताएगा, मेंबर का नेम प्लस नॉमिनी का नेम। ठीक है, चौथा पॉइंट याद रखिएगा, ओपीसी एलवेज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओपीसी हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, स्मॉल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, 1% कंपनी इज आल्सो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और वन मेंबर ऑफ ओपीसी कैन नॉट बिकम मेंबर ऑफ अदर ओपीसी। यदि एक मेंबर एक ओपीसी में मेंबर है वो दूसरा ओपीसी में मेंबर नहीं बन सकता है। ये पॉइंट याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं। याद रखिए ओपीसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सिंपल सा पहला पॉइंट। दूसरा, ओपीसी में मिनिमम एक मेंबर होता है, मैक्सिमम भी एक मेंबर होता है, कैपिटल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मेमोरेंडम दो चीज बताता है, मेंबर का नाम और नॉमिनी का नाम, बस। अब आ जाइए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, चीज को समझिए ध्यान से, ठीक है। देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ध्यान से प्रोविजन को सुनिए, 4 पॉइंट बताएंगे, 4 पॉइंट ही याद रखना। 3 पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए सिंपल सा, मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर चाहिए, मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। प्राइवेट कंपनी चाहे तो अपना ट्रांसफर ऑफ शेयर में कुछ रेस्ट्रिक्शन डाल सकती है, याद रखिए। कुछ भी क्वालिफिकेशन से कोई भी रेस्ट्रिक्शन अपना ट्रांसफर ऑफ शेयर में डाल सकते हैं, प्रोहिबिटेड नहीं है, याद रखिएगा। ट्रांसफर ऑफ शेयर प्राइवेट कंपनी का प्रोहिबिटेड नहीं है, ट्रांसफर ऑफ शेयर हो सकता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन डाल सकती है कि इतना कोई शेयर इतना कर, इतना डायरेक्टर इतना क्वालिफिकेशन शेयर लेगा तब ट्रांसफर, तो कोई प्रकार का भी रेस्ट्रिक्शन अपना आर्टिकल में डाल सकती है, बस याद रखना है, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाई आर्टिकल्स। ठीक है, प्राइवेट कंपनी है तो पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती है, जनरल नॉलेज है। प्रोहिबिटेड पब्लिक डिपॉजिट्स, बस 3 पॉइंट आपको याद रखना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स कितना होगा, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, 2 में 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, काम खत्म। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर में कुछ रेस्ट्रिक्शन डाल सकती है। तीसरी है प्रोहिबिटेड पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक से प्राइवेट कंपनी पैसा नहीं ले सकती, यदि पब्लिक से लेती तो पब्लिक कंपनी हो जाती, सिंपल सा लॉजिक है। तीसरा है देखिएगा, नंबर ऑफ मेंबर्स शेल नॉट इंक्लूड करंट एम्प्लॉय और पास्ट एम्प्लॉय। यदि 200 मेंबर का जो लिमिट है उसमें करंट एम्प्लॉय, यदि कोई कंपनी का करंट एम्प्लॉय है या पास्ट एम्प्लॉय है, उसको नहीं काउंट करेंगे। और आज के दिन पेड अप कैपिटल का लिमिट किसी कंपनी में नहीं है, याद रखिएगा। तो प्राइवेट कंपनी में भी मिनिमम पेड अप कैपिटल लिमिट नो लिमिट। ठीक है, अब आ जाइए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। मिनिमम, पब्लिक मतलब क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, पब्लिक से पैसा ले सकते हैं। सिंपल भाषा में बात करेंगे, पब्लिक मतलब कितना जन भी मेंबर बन सकता है, आपको समझ में आएंगे। तो मैक्सिमम मेंबर्स का लिमिट अनलिमिटेड, कोई भी ले सकता है, पब्लिक के लिए ओपन फॉर पब्लिक है, तो पब्लिक का कोई काउंटिंग नहीं होता है। तो मिनिमम मेंबर्स कितना है, 7 होना चाहिए, और मैक्सिमम अनलिमिटेड, याद रखिए। सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज ऑलवेज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, याद रखिए। कोई भी सब्सिडियरी कंपनी क्या है हम आगे बताएंगे। सब्सिडियरी कंपनी, याद रखिए, सब्सिडियरी कंपनी मतलब समझिए, आप यदि किसी कंपनी का 50% शेयर खरीद लेते हैं तो आप होल्ड 50% और उससे ज्यादा शेयर खरीद लेते हैं तो आप होल्डिंग कंपनी बन जाएंगे, और सामने वाली सब्सिडियरी कंपनी हो जाएगी। 51% शेयर खरीद लेंगे तो सामने वाली सब्सिडियरी हो जाएगी। तो सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी, यदि कोई भी कंपनी जिसका 50% शेयर ये पब्लिक कंपनी खरीद के रखती है, उसको हमेशा पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही मानेंगे। सपोज एक प्राइवेट कंपनी है, उसका 51% शेयर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी खरीद लेती है, तो उसको हमेशा पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही माना जाएगा। कैपिटल का आज के दिन कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए, जो चीज इंपॉर्टेंट है, मैं नोट्स पूरा दे दूंगा, एक बार पढ़ के आप पढ़ लीजिएगा, और जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं। सब्सिडियरी कंपनी में सब 2 चीज याद रखिएगा। सबसे पहला याद रखिएगा, कंट्रोल एक्सरसाइज मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, मतलब किसी कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर आप खरीद लेते हैं, मतलब समझ जाइए किसी कंपनी का 51% शेयर आप खरीद ले रहे हैं। दूसरा, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यदि किसी कंपनी में 5 डायरेक्टर है और मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर, कंपोजिशन माने कंट्रोल कर रहा है आप उसका डायरेक्टर को, मतलब मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर आपके डायरेक्शन में जा रहा है। तो आज के दिन सब्सिडियरी कंपनी का मतलब याद रखिएगा, यदि किसी कंपनी का 50% से ज्यादा आप शेयर खरीद ले रहे हैं तो आप हो गए होल्डिंग, सामने वाली होगी सब्सिडियरी। मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, याद रखिए। नेक्स्ट याद रखिए, गवर्नमेंट कंपनी क्या है।
याद रखिएगा 51% और मोर शेयर्स आर हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बोथ। मतलब किसी कंपनी का यदि 50% से ज्यादा 51% और मोर, 51% समझ लीजिए, 50% और मोर होता तो भी ठीक है, 51% और मोर समझ लीजिए। यदि किसी कंपनी का 51% से ज्यादा शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर खरीद लेती है तो उसको बोल देते हैं गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी मतलब सिंपल सा चीज है, यदि किसी कंपनी का 20% से ज्यादा शेयर खरीद लेते हैं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब 20% से ज्यादा आप शेयर खरीद लेते हैं तो वो हो गई, वो कंपनी आपकी होगी सब्सिडियरी। या देखिए एसोसिएट कंपनी हो गई, 50% से ज्यादा करेंगे तो हो जाएगी सब्सिडियरी वो, और यदि 20% से ज्यादा किसी का शेयर खरीद लेंगे तो हो जाएगी एसोसिएट कंपनी। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस होल्ड एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल। किसी कंपनी का 20% और उससे ज्यादा 20% शेयर खरीद लेंगे तो हो जाएगी आपकी एसोसिएट कंपनी। बस इतना याद रखना है। एग्जांपल पढ़ लीजिएगा, फॉरेन कंपनी। दो कंडीशन चाहिए एक फॉरेन कंपनी बनने के लिए। कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, कंपनी इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई मतलब उसका जन्म इंडिया से बाहर हुआ। दूसरा, एस्टैब्लिश ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। इंडिया में दो चीज क्या है, बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है, तभी मेरे लिए इंडिया के लिए फॉरेन कंपनी, इंडिया पैसा चाहता है उसे। एक प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में स्टैब्लिश करेगा और कंडक्ट करेगा बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। इनकॉर्पोरेट होगी इंडिया से बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया में दो चीज होना चाहिए, एक प्लेस ऑफ बिजनेस और बिजनेस एक्टिविटी वो इंडिया में करे। देखिए अब टाइप ऑफ कंपनी फिनिश। अब नया टॉपिक पढ़ेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दो वर्ड्स, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, मतलब एक नया कंपनी जब भी बन रहा है, उसका दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनता है। क्यों बनता है सोचिए पहले। जब भी कोई कंपनी बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, कंपनी करेगा क्या, ऑब्जेक्ट क्या होगा, और कंपनी जब काम करेगा उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, वो सब का डॉक्यूमेंट। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या डालते हैं कि कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये सब सारा इंफॉर्मेशन कहाँ डालना पड़ेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। और कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशंस मैनेजमेंट के लिए क्या होगा, वो होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें ये सब चीज जाता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इज टू प्रिपेयर ए डॉक्यूमेंट कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पहला स्टेप है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है सबसे पहला चीज होता है कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए क्लोजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एमओए, मतलब क्लोजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका 6 क्लोज है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, क्लोजेस मतलब ये एक पारा में दिया जाता है कि ये चीज कंपनी का है। सबसे पहला नेम क्लोज, माने ये बताता है कि कंपनी का नाम क्या, कंपनी का नाम लिखा रहता है। दूसरा क्या है, सिचुएशन क्लोज, मतलब कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा। ऑब्जेक्ट क्लोज, कंपनी काम क्या करेगा। सिर्फ इतना याद रखना है, नेम क्लोज, सिचुएशन क्लोज या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। एड्रेस क्लोज कर देगा तो भी ठीक है। नेम क्लोज होना चाहिए, सिचुएशन क्लोज कहाँ पर सिचुएटेड है रजिस्टर्ड ऑफिस। तीसरा ऑब्जेक्ट क्लोज। तीसरा लाइबिलिटी क्लोज, मेंबर्स लोगों का क्या लाइबिलिटी होगा उसके बारे में बताएगा। कैपिटल क्लोज, कैपिटल कितना रुपया कंपनी लगाएगा, ऑथराइज कैपिटल कंपनी का कितना होगा, सब्सक्राइब कैपिटल कितना होगा, तो कंपनी में कितना कैपिटल होगा वो बताएगा। और सब्सक्रिप्शन क्लोज मतलब कौन कौन कंपनी का सब्सक्राइबर है उसके बारे में बताएगा, कौन कौन कंपनी में पैसा लगाया है उसके बारे में बताएगा। तो ये 6 क्लोज आपको नाम याद रखना है, नेम क्लोज, सिचुएशन क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज और सब्सक्रिप्शन क्लोज। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है देखिए, डिस्कस द प्रोसीजर फॉर अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, मतलब ये क्लोजेस में हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। सपोज कंपनी का नाम हम चेंज करना चाहते हैं, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस हम चेंज करना चाहते हैं, तो उसमें कुछ चेंज हो सकता है। अल्टरेशन मतलब क्या, चेंजेस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ चेंज करना चाहते हैं, उसी को बोलते हैं अल्टरेशंस। अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मीन चेंज इन द क्लोजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए मतलब उसका क्लोजेस में कुछ चेंजेस करना। ठीक है, जब भी चेंजेस करना चाहेंगे तो याद रखिएगा सबसे पहले उसमें लगेगा स्पेशल रिजोल्यूशन। मेजॉरिटी ऑफ केस में स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है।
कभी भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब यदि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का क्लोजेस में कुछ चेंज करना चाहेंगे तो स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। याद रखिएगा, दो चीज याद रखिएगा, कंपनी का काम जो होता है मैनेजमेंट देखता है, डायरेक्टर लोग, और कंपनी का मालिक होता है शेयर होल्डर लोग। तो यदि कुछ भी क्लोजेस में चेंज करना चाहेंगे तो उससे शेयर होल्डर लोगों का अप्रूवल लगेगा। और शेयर होल्डर जो भी रिजोल्यूशन पास करते हैं, एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करते हैं और एक होता है स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब 75% शेयर होल्डर उस चीज के लिए एग्री, याद रखिएगा। और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मतलब 50% शेयर होल्डर, 50% से ज्यादा शेयर होल्डर उस चीज के लिए एग्री। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो रिजोल्यूशन पास करते हैं बोर्ड मीटिंग में, जो डायरेक्टर उनको उसको बोलते हैं बोर्ड रिजोल्यूशन, मोर देन मेजोरिटी मतलब 50% से ज्यादा। ठीक है, अब खाली इतना याद रखिएगा, यदि कुछ अल्टरेशन करना है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तो स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब 75% शेयर होल्डर एग्री होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चीज आ जाइए, प्रोसेस ऑफ अल्टरेशन। यदि अल्टरेशन का प्रोसेस क्या है, यदि दो चीज याद रखिएगा, यदि कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहता है या रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरा स्टेट भेजना चाहता है, ये दो चीज में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी लगेगा, याद रखिए। बाकी सब जगह स्पेशल रिजोल्यूशन से काम हो जाएगा। याद रखिएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दो चीज चेंज करना चाहता है, कंपनी का नाम प्लस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस। चेंज ऑफ नेम और चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, वो दो केस में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी लगेगा। बाकी जगह स्पेशल रिजोल्यूशन से काम हो जाएगा, काम खत्म। अब देखिए अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब क्या, द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी लोगों का मैनेजमेंट के लिए, कंपनी लोगों का डायरेक्टर लोगों के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, उसी के लिए बताया। रूल्स एंड रेगुलेशन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में, बायबैक ऑफ शेयर्स, प्रॉक्सी कौन होगा, अकाउंट्स, डिविडेंड, वाइडेंड, इससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें रहता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना चाहती है। याद रखिए, तो एवरी कंपनी विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन गिव डिटेल। यदि कोई नया कंपनी बन रहा है तो 15 दिन के अंदर उसको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का डिटेल आरओसी को बताना पड़ता है, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी को बताना पड़ता है। अब देखिए कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना चाहती है तो दो प्रकार से कर सकता है। सपोज मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस कलकत्ता में, हम चाहेंगे कलकत्ता से बाहर भी ले जा सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र कहीं भी ले जा सकते हैं, या कलकत्ता के अंदर ही हम रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर सकते हैं। तो दो प्रोविजन बताया है, विद इन लोकल लिमिट और वन स्टेट टू अनदर स्टेट। यदि लोकल लिमिट में रहा तो सिंपल सा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग ये काम कर सकते हैं, मतलब बोर्ड मीटिंग करेंगे, बोर्ड मीटिंग में हमेशा बोर्ड रिजोल्यूशन पास हो गया देखिएगा, तो हम बोर्ड मीटिंग करेंगे और बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर देंगे। तो सीधा सा सिंपल सा प्रोसेस है, यदि हम लोकल लिमिट में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस ट्रांसफर कर रहे हैं तो बोर्ड मीटिंग करके फॉर्म INC 22 फाइल कर देंगे, काम खत्म। ठीक है, यदि हम एक स्टेट से दूसरा स्टेट करेंगे तो बोर्ड मीटिंग भी लगेगा, शेयर होल्डर लोगों का भी मीटिंग लगेगा। शेयर होल्डर लोगों का मीटिंग में या देखिए होल्ड करेगा EGM। आप सिंपल से लिखिएगा, बोर्ड मीटिंग, डायरेक्टर लोगों का मीटिंग, शेयर होल्डर लोगों का मीटिंग। तो बोर्ड मीटिंग मतलब डायरेक्टर लोगों का मीटिंग, EGM एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। शेयर होल्डर लोगों का दो ही मीटिंग होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक बार होता है, उसके बाद कभी भी शेयर होल्डर लोगों को मीटिंग करना पड़ा कोई भी नेसेसरी एजेंडा के ऊपर, कोई भी नेसेसरी आइटम के ऊपर, लोग EGM होल्ड करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होल्ड करता है। तो यदि EGM पहला बोर्ड लोग अपना मीटिंग करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग मीटिंग करेगा, बोर्ड मीटिंग, फिर शेयर होल्डर लोग मीटिंग करेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करेगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फॉर्म जाएगा INC 23, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन दिया जाएगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूव करेगा, उसके बाद हम INC 22 फाइल करेंगे। मतलब याद रखिए, यदि एक स्टेट से दूसरा ऑफिस, यदि स्टेट रजिस्टर्ड ऑफिस ट्रांसफर होता है तो बोर्ड का अप्रूवल भी लगेगा, शेयर होल्डर का भी अप्रूवल लगेगा। तीसरा है, दो प्रकार का फॉर्म फाइल होता है, INC 23 एंड INC 22। ठीक है, चार चीज। और प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू OPC, ये पढ़ लीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, पॉइंट डाल दिया हूं मैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। अब आ जाइए बायबैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, बायबैक मतलब होता है कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर, कंपनी अपना खुद का शेयर खरीद रहा है। ठीक है, कंपनी अपना खुद का शेयर दो जन से खरीद सकते हैं, याद रखिएगा, जनरली ओपन मार्केट से खरीद लेगा या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से खरीद लेगा। ठीक है, अब देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका कि सोर्सेस ऑफ बायबैक क्या है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा कि सोर्सेस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स मतलब कंपनी अपना शेयर, खुद का शेयर कहां से, माने कहां से पैसा लाके खरीद सकता है, उसको बोलते हैं सोर्सेस ऑफ बायबैक। ठीक है, वो सिंपल सा लॉजिक याद रखिए कि कंपनी के पास जब ज्यादा पैसा होगा तभी वो, एक्स्ट्रा पैसा होगा तभी वो बायबैक करेगा, नहीं तो अपना बिजनेस करेगा।
बिजनेस से ज्यादा प्रॉफिट हो गया तब वो बायबैक करने का सोचे। तो दिमाग लगाइए, जब एक्स्ट्रा पैसा होगा तो कंपनी अपना प्रॉफिट कहाँ डालता है? फ्री रिजर्व में डालता है या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डालता है। ये दो तरीका। या अमाउंट रिसीव फ्रॉम इश्यू ऑफ फ्रेश शेयर, यदि फ्रेश शेयर यदि कंपनी फ्रेश कोई अलॉटमेंट करता है उसके रिगार्ड में कोई पैसा लाता है उससे भी बायबैक कर सकता है। तो 3 प्रकार का सोर्स से कंपनी बायबैक कर सकता है, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और थर्ड अमाउंट रिसीव फ्रॉम इश्यू ऑफ फ्रेश शेयर्स। ठीक है, तीन तरीके, ये 3 अमाउंट को यूज करके कंपनी अपना शेयर खरीद सकता है। और चीज और देखिएगा इंपॉर्टेंट है, और एक तो याद है प्रोहिबिटेड ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, माने प्रोहिबिटेड है, माने किससे कंपनी बायबैक ऑफ शेयर नहीं खरीद सकता। याद देखिए, सब्सिडियरी कंपनी मतलब अपना सब्सिडियरी से कंपनी से नहीं कर सकता। ऑब्वियसली यदि अपना सब्सिडियरी करेगा तो वो तो शेयर का एंट्री घुमाएगा। चीज को समझिए, मार्केट जो मेरा इन्वेस्टर लोगों को फिर अपॉर्चुनिटी क्या मिला कि अपना ही पैसा घुमा लिया, तो इन्वेस्टर कंपनी में एक्सपेक्ट करता है ना कंपनी हमको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देगा, इसीलिए कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंपनी का बिजनेस क्या है? स्टॉक है शेयर, तो उससे भी नहीं खरीद सकता। और यदि कोई कंपनी डिफॉल्ट कर रहा है, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट मतलब मार्केट से पैसा लेके और उसको वापस ही नहीं कर रहा है, या लोन का पैसा नहीं दे रहा है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर नहीं कर रहा है, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम नहीं कर रहा है, मतलब ये कंपनी चोर चमार कंपनी है। जो कंपनी डिफॉल्ट करके रखा है मतलब डिफॉल्टी कंपनी है। डिफॉल्टी कंपनी से तो हम ऐसे भी अपना शेयर नहीं खरीदेंगे, सिंपल सा। सब्सिडियरी कंपनी से नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट कंपनी से नहीं कर सकते, और कंपनी को डिफॉल्ट करता है उससे हम बायबैक नहीं कर सकते। और मेन चीज याद रखिएगा, मैक्सिमम लिमिट कंपनी का बायबैक का है 25% पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व जितना उसका 25% जितना होगा उतना शेयर कंपनी बायबैक कर सकता है, तो याद रखिएगा। लेकिन डायरेक्टर के पास, सिर्फ डायरेक्टर के पास कितना है? सिर्फ डायरेक्टर का अप्रूवल लेगा तो 10% बायबैक कर सकता है, और यदि शेयर होल्डर का अप्रूवल लेगा तो 25% तक बायबैक कर सकता है पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जब भी एक पब्लिक कंपनी को पब्लिक से पैसा चाहिए, जनरल पब्लिक से पैसा चाहिए, तो कंपनी क्या लाता है? आज के दिन सुने हुए आज आईपीओ लेके आया, इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब पब्लिक को आईपीओ दी। ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। Prospectus is a legal document through which the public company raise fund by issuing shares to the public। मतलब जनरल पब्लिक को, आईटीसी को पैसा चाहिए तो क्या होगा? अपना शेयर दे देगा जनरल पब्लिक को आईपीओ लाके, और जनरल पब्लिक से पैसा ले लेगा। तो ये पैसा रीच करने का एक तरीका होता है। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसके लिए, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? इट इज ए स्टेप टू रेज कैपिटल वाया इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये एक तरीका है पब्लिक से पैसा लेने का और अपना शेयर देने का, सिंपल सा चीज। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज अ प्रोस्पेक्टस व्हिच डज नॉट इंक्लूड द क्वांटम एंड प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। याद रखिए, जनरली हर प्रोस्पेक्टस में कंपनी आपका कितना शेयर दे रहा है और शेयर का प्राइस लिखा रहता है, लेकिन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में वो चीज नहीं लिखा रहता है। इसमें जनरल पब्लिक को एक प्राइस बैंड दे देता है, मतलब स्टार्टिंग प्राइस जितना होगा और एंडिंग प्राइस जितना होगा। पब्लिक से पूछा जाता है कि तुम बताओ कि तुम्हारे हिसाब से क्या प्राइस होना चाहिए, तो जो मैक्सिमम प्राइस जिस पे आएगा पब्लिक का, उस प्राइस पे शेयर इशू हो जाएगा, तो प्राइस बैंड इशू किया जाता है। तो इसमें शेयर का प्राइस नहीं बताया जाता, याद रखिएगा। दिस प्रोस्पेक्टस इज नोन एज इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस, क्योंकि शेयर का प्राइस हम नहीं बता रहे इशू करते समय। प्रोस्पेक्टस जब इशू कर रहा है तो प्राइस नहीं बताया जा रहा, पब्लिक से ही पूछा जा रहा है। ठीक, पब्लिक का बिडिंग के बेसिस में बुक बिल्डिंग कंसेप्ट को यूज करता है, याद रखिएगा। इट इज फाइल टू द आरओसी एटलीस्ट 3 days प्रायर टू, जब ये आरओसी में इशू होने से 3 दिन पहले फाइल होता है। इट्स कंटेन कंपनी ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट्स यूज बुक बिल्डिंग मेथड्स, बस बुक बिल्डिंग मेथड को यूज करता है। बाकी प्रोस्पेक्टस के बारे में लिख दिया हूँ कि एवरेज प्रोस्पेक्टस क्या होता है, सॉर्ट ऑफ फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टस है, ये कंपलसरी है इशू करना। डीम प्रोस्पेक्टस क्या, एक बार मेरे नोट्स को पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब एनुअल जनरल मीटिंग याद रखिए क्या होता है। शेयर होल्डर लोग क्या होता है ना, हर साल एक एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करता है, साल में एक ही बार ये मीटिंग होता है। ठीक है, ये कब होगा? और जिसमें सारा शेयर होल्डरों का मीटिंग है और साल में एक बार होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये बोलता है एजीएम शुड बी हेल्ड विद इन 6 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के क्लोजर से 6 महीना के अंदर, मतलब मार्च में फाइनेंशियल क्लोजर है, वहां से 6 महीना सितंबर तक एजीएम आपको करना पड़ेगा। 2 एजीएम का गए 15 महीना से ज्यादा नहीं हो सकता, याद रखिए। ठीक है, ये प्रोविजन है, और एजीएम के लिए 21 दिन का नोटिस देना पड़ता है, बस।
और एक तो क्वेश्चन आपका ये है, मैं करा देता हूँ आपको, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ? ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ का फंडा क्या है? कॉर्पोरेट वेल्थ का मतलब क्या है? मीन्स ए कंपनी इज ए सेपरेट लीगल पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। कंपनी एंड मेंबर्स आर टू डिफरेंट पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। मतलब बोलता है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और कंपनी का मेंबर्स लोग अलग एंटिटी है। मतलब दोनों अलग अलग है, कंपनी अलग है, अलग स्टेटस, लीगल स्टेटस दिया, उसका मेंबर्स लोगों को अलग लीगल स्टेटस दिया गया है, ठीक है। If members take an illegal benefit of a company's separate legal position, then court is not allowed. यदि मेंबर्स बदमाशी करता है, क्या करता है, एग्जांपल समझिए। सपोज मेंबर्स क्या करता है, कंपनी के नाम से लोन ले लिया 5 लाख रुपया और उसको फिर पर्सनल यूज करके खत्म कर देगा। मतलब क्या हो रहा है कि कंपनी अच्छा चल रहा है, कंपनी के नाम पे लोन दे देगा बैंक, और क्या होगा, मेंबर खुद उस लोन का बेनिफिट लेगा, अपना घूम रहा है, फिर रहा है और 5,000 को उड़ा दे रहा है। चीज को समझिए कि कंपनी अलग है और मेंबर्स अलग है, और उसका नाम से तुम लोन लेके तुम अपना बेनिफिट नहीं कर सकते हो। यदि ऐसा करोगे तो कोर्ट अलाउ नहीं करेगा, याद रखिएगा। इलीगल, इफ मेंबर्स टेक इलीगल बेनिफिट ऑफ कंपनी सेपरेट लीगल पोजीशन, यदि मेंबर्स कंपनी का नाम का, कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी का बेनिफिट, मतलब इलीगल बेनिफिट ले रहा है, तब वो कोर्ट अलाउ नहीं करेगा। देन कोर्ट इज नॉट अलाउड टू डू दैट। इसी को बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, ठीक है। सर्कमस्टांसेस इन व्हिच द कॉर्पोरेट वेल्थ लिफ्टेड बाय द, किस किस केस में? प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्रॉड को प्रोटेक्ट करने के लिए, पब्लिक पॉलिसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए और टैक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट ऐसा कर सकता है। बस अब देखिए, कंपनीज एक्ट में इतना क्वेश्चन मोर देन इंपॉर्टेंट है। मेरा नोट्स में लगा दूंगा, शॉर्ट नोट्स पीडीएफ में। मेरा चैनल को आप लाइक कर लीजिए। अभी सिर्फ 100 रुपीज चल रहा है, एग्जाम के लिए मैं दे रहा हूँ, ये ऑफर है। और थैंक यू।